की स्थिति भी इस प्रकार से है। राजू यादव, सन ऑफ लेट राम तवज्जा सिंह। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए ने इन चारों सीटों पर जीत दर्ज कर ली है और इस जीत के बाद एनडीए के तमाम नेता और कार्यकर्ता जो है वो जीत का जश्न मनाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं एनडीए के कई नेता जो है वो मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने। देखिए, इस बार बिहार में जो 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए हैं उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि देखिए, इसमें आरजेडी के जो गढ़ माने जाने वाले जो सीट रहे हैं, चाहे वो बेलागंज हो या रामगढ़ हो, ये 2 गढ़ में इस बार जो है एनडीए ने सेंधमारी कर दी और ये सेंधमारी एनडीए के लिए एक और जीत का जश्न बनता है, क्योंकि ऐसे तो 4 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज कर ली है, लेकिन आरजेडी का जो गढ़ रहा है ये 2 सीट, चाहे वो बेलागंज हो या रामगढ़ हो। बेलागंज की बात करें तो देखिए, बेलागंज लगभग 3 दशक से जो है ये सीट आरजेडी के खाते में रहा है और इसको लेकर के कई बार जो है कोशिश की जा रही थी कि आखिर किसी तरह से एनडीए के खाते में ये सीट आए। लेकिन इस बार देखिए कि जदयू और एनडीए प्रत्याशी, समर्थित प्रत्याशी मनोरमा देवी को जदयू ने मैदान में उतारा और मनोरमा देवी बेलागंज से जीत दर्ज करती है, जो एनडीए के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। इसके अलावा वहीं देखिए रामगढ़ जो है आरजेडी का जो है वो गढ़ माना जाता रहा, क्योंकि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह वहां से लंबे समय कार्यकाल से वहां जीतते रहे और जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष भी हैं आरजेडी के। और जगदानंद सिंह के बाद उनके बेटे सुधाकर सिंह वहां से विधायक बने और फिर सुधाकर सिंह के सांसद बन जाने के बाद फिर जगदानंद सिंह के दूसरे बेटे जो है अजित सिंह को जो है वहां मैदान में उतारा गया। लेकिन अब जो है रामगढ़ सीट भी जो है आरजेडी लूज कर गई और वहां पर भी जो है एनडीए की जो है जीत हो गई है। और ऐसे भी बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तराड़ी, ये 4 ऐसे सीट जिस पर उपचुनाव हुए, ये चारों की चारों सीट जो है वो एनडीए के खाते में आ गई। हालांकि देखिए, इस जीत को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन एक सबसे बड़ा जो नुकसान वो दिखता है वो आरजेडी महागठबंधन के लिए है, क्योंकि आरजेडी महागठबंधन की जब बात करेंगे, क्योंकि ये 2 सीटें इसमें जो है आरजेडी का गढ़ रहा है और इस गढ़ में अगर सेंधमारी हुई है तो आरजेडी के वोट बैंक पर सवाल उठने लगे हैं। आरजेडी के जो कोर वोटर हैं उसके ऊपर सवाल उठने लगे हैं कि क्या आरजेडी का कोर वोटर में कहीं ना कहीं जो है वो खिसकता दिख रहा है, क्या आरजेडी का कोर वोटर में क्या कुछ सेंधमारी हो गई। एमओ फैक्टर को लेकर के जो बातें कही जा रही थी कि आरजेडी के साथ मुस्लिम और यादव जो इंटैक्ट वोटर हैं, क्या अब वो आरजेडी के साथ उतना नहीं है जितना होना चाहिए, क्या कहीं ना कहीं कुछ सेंधमारी हुई है, कुछ जो है बिखराव जो है वोटरों में हुआ है। क्योंकि अगर बात बेलागंज की करेंगे तो बेलागंज की जो स्थिति रही है, जिस तरह से बेलागंज में हार हुई है आरजेडी की, तो इसको लेकर के कहा जा रहा है एक लंबा फासला कह सकते हैं जीत को लेकर के है। इसके अलावा आप देखिए, जिस तरह से अगर रामगढ़ की बात करेंगे तो रामगढ़ में आरजेडी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, यानी वहां से दूसरे नंबर पर बसपा के प्रत्याशी हैं पिंटू यादव और आरजेडी वहां से अजीत सिंह प्रत्याशी थे आरजेडी के, जो जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, उनके पुत्र हैं। तो वहां पर रामगढ़ में आरजेडी तीसरे नंबर पर आ गई है। तो आप समझिए कि आखिर आरजेडी क्या अपना जो वोट बैंक है आरजेडी का वो खिसका है, क्योंकि मुस्लिम और यादव को लेकर के कहा जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि देखिए, जिस तरह से चीजें सामने आ रही है उसको लेकर के कहा जा रहा है कि आखिर क्या आरजेडी का वोट बैंक बिखरा है, क्या आरजेडी का अब जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं कम हुआ। हालांकि आपको बता दें कि देखिए, चुनाव के दौरान जो है इसकी पूरी कोशिश की गई। लालू प्रसाद यादव जहां 2020 में विधानसभा चुनाव में उतना सक्रिय नहीं थे, या कहते कि सक्रिय थे ही नहीं, कई बार तो इसको लेकर के भी चर्चा हुई कि देखिए, बड़े जो पोस्टर बन रहे हैं, कहीं जो बैनर बन रहे हैं उसमें लालू प्रसाद यादव कहीं दिख नहीं रहे हैं। और उसके बाद जो है, और इस बीच वो नदारद रहे कई चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी अगर देखेंगे तो लालू प्रसाद यादव बिल्कुल नदारद रहे। हाँ, उनकी बेटियां जहां चुनाव लड़ रही थी, पाटलिपुत्रा को लेकर के हो या सारण को लेकर के हो, वहां पर जरूर जो है लालू प्रसाद यादव सक्रिय रहे, उनकी पारिवारिक मजबूरियां थी। लेकिन इसके अलावा लालू प्रसाद यादव कहीं नहीं दिखे। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में लालू या प्रसाद यादव का भरपूर प्रयोग किया गया और तमाम जो है बेलागंज में भी लालू प्रसाद यादव गए और वहां पर जो है जनसभाएं हुई। लेकिन
और रामगढ़ भी जो है सो लालू प्रसाद यादव उनका जनसभा हुआ। लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि आखिर यादव और मुस्लिम जो कोर वोटर जो है आरजेडी का माना जाता रहा है, क्या वो कोर वोटर जो है आरजेडी से दरख गया है? कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ जो है इन दोनों वोटरों का, इन दोनों जातियों का कहीं ना कहीं लगाव जो है वो कम हुआ है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से खत्म हुआ है, लेकिन हाँ, दरखता हुआ जरूर दिख रहा है और इस पर आरजेडी को एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है। देखिए, कोशिश तो की गई लालू प्रसाद यादव, और इसकी भनक मुझे लगता है कि इसकी जानकारी तमाम आरजेडी के नेताओं को होगा, तेजस्वी प्रसाद यादव को होगा, लालू यादव को होगा कि हमारे वोटर जो है उसमें सेंधमारी हो रही है या वो हमसे टूट रहे हैं, और इसकी भरने की कोशिश भी की गई। लालू प्रसाद यादव तमाम जनसभा को संबोधित करते हैं। और आपको बता दें कि ओसामा साहब, देखिए शहाबुद्दीन साहब जो सांसद थे, पूर्व सांसद थे, गुजर गए, लेकिन उनके जाने के बाद थोड़ी बहुत जो है तलखियाँ भी बढ़ी शहाबुद्दीन साहब के परिवार और लालू प्रसाद यादव को लेकर के। कहा जा रहा था कि आरजेडी और शहाबुद्दीन साहब की फैमिली के को लेकर के बीच में थोड़ी तलखियाँ भी रही। हालांकि वो बहुत कुछ सामने निकल करके नहीं आया, लेकिन राजनीतिक रूप से तलखियाँ रही। और फिर इसी को देखते हुए मद्देनजर जो है कह सकते हैं इस चुनाव में शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा साहब को और हिना साहब जो शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है उनको पार्टी में लाया गया, और ये हवाले से कि आखिर मुस्लिम वोटर पर जो है नजर रखी जाएगी, मुस्लिम वोटर को मजबूत करने के लिए ये कवायद की गई। लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम वोटर और यादव वोटर कहीं ना कहीं खिसकता हुआ आरजेडी से दिख रहा है, और जिसका आप देख सकते हैं जो रिजल्ट सामने है कि एनडीए 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुए वो 4 सीटों पर एनडीए ने अपना पताका जो है, अपना परचम जो है फहरा दिया है। लेकिन अब इस खुशी में जो है तमाम एनडीए के नेता जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा फैक्टर आपको बता दें कि इस चुनाव में जो रहा है वो ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को जिस तरह से वो साधते हैं, हालांकि विपक्ष के द्वारा जिस तरह से बातें कही जा रही थी कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं, लेकिन देखिए नीतीश कुमार की अपनी जो निगाहें, अपनी जो नजरें हैं वो किस तरह से है। क्या नीतीश कुमार मुस्लिम वोटर को और साधने में जो है आगे बढ़े? मुस्लिम वोटर लगभग नीतीश कुमार के साथ जुड़ते रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा था कि आरजेडी के साथ जो है प्रतिशत ज्यादा है और कुछ प्रतिशत जो है नीतीश कुमार के साथ है। लेकिन अब इस पर चर्चाएं शुरू हो जाएगी कि नीतीश कुमार की तरफ जो है मुस्लिम वोटर कहीं ना कहीं ज्यादा संख्या में जुड़ रहे हैं ये, और इसको लेकर के देखिए नीतीश कुमार कई बार संकेत भी देते हैं, वो चर्चा भी करते हैं, नेताओं से भी बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुस्लिम इलाके में जाइए, वहां पर लोगों से बात करिए, और सरकार, राज्य सरकार की तरफ से जो किए गए काम है उसको भी उनको बताने की जरूरत है, उसको भी बताइए। तो अलग अलग मन से इस तरह की कोशिश भी की जा रही है अपने वोट बैंक को साधने की। और देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब जब बिहार की यात्रा पर भी निकलेंगे, हालांकि उस पर सरकारी यात्रा है और उस पर सरकार के खर्चे भी होंगे, 225 करोड़ के खर्चे भी बताए जा रहे हैं। लेकिन इसमें भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उनकी कोशिश होगी कि वो महिला वोटरों से मिले, महिलाओं से संवाद करें, महिलाओं से बात करें। तो देखिए नीतीश कुमार को मालूम है कि अपने वोटर जो है उनको कैसे मजबूत किया जाए। नीतीश कुमार को मालूम है कि देखिए महिला वोटर उनके साथ जुड़ रही हैं और मुस्लिम भी उनके साथ हैं। तो नीतीश कुमार इसमें चाहते हैं कि किसी न किसी तरह जो है ऐसे वोटरों पर जो है नजर बनाई जाए और कोशिश की जाए कि उसकी संख्या बढ़े, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जो है वो उनकी पार्टी के साथ जुड़े। और इसको लेकर के नीतीश कुमार हमेशा जो है उनकी कोशिश रहती है, उनकी नजरें बनी हुई रहती है। और देखिए कि जिस तरह से खबरें भी आ रही थी, चाहे वो बीजेपी को लेकर के, उनके बड़े नेताओं को लेकर के जिस तरह से खबरें आ रही थी कि मुस्लिम को लेकर के जिस तरह से बातें हो रही थी, तो उस पर नीतीश कुमार की तरफ से बयान भी आते थे, उनके पार्टी की तरफ से बयान भी आते थे, और कहा जाता था कि इस तरह से नहीं, हम लोग सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। तो ये भी एक फैक्टर कह सकते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा जो है वो आरजेडी गठबंधन को लेकर के है, आरजेडी को लेकर के है कि आरजेडी को एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरह से तरारी जो है वो माले का गढ़ रहा है, लेकिन वहां भी देखिए कि जिस तरह से बीजेपी के प्रत्याशी जो है सुनील पांडे के बेटे को जिस तरह से मैदान में उतारा गया, और देखिए कि माले का गढ़ जो है उसमें भी सेंधमारी हुई और पहली बार बीजेपी वहां भी जो है खाता खोलती है। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं, बड़ी जीत कह सकते हैं, एनडीए के लिए एक बड़ी जीत जो है वो सामने निकल कर आई है। इसलिए एनडीए के नेताओं के बीच जो है वो खुशी का माहौल है, वो जश्न का माहौल है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि इस उपचुनाव को इस दृष्टि से देखा जाता था, इस नज़रिए से देखा जाता था कि देखिए इस उपचुनाव को आप जो है
सेमीफाइनल के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारा दारोमदार जो है 2025 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ काम आएगी, क्योंकि आपका जो है वोटरों पर क्या पकड़ है और एक पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के बीच उत्साह और वोटरों के बीच भी एक उत्साह होता है, एक मैसेज जाता है कि कौन सी पार्टी जीत रही है, क्या कुछ हो रहा है, तो इसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और जो जमीनी समीकरण है, जमीनी प्रभुत्व है, वो भी पता चलता है पार्टियों को कि आप जमीन पर जो है आपकी कितनी पकड़ है, आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारा फैक्टर जो है आने वाले विधानसभा में भी काम आएगा। लेकिन ये तमाम जो चारों सीटों पर जो जीत हुई है एनडीए की, उसको लेकर के यही कह सकते हैं कि जिस तरह से लोग और नेता, विशेषकर जो एनडीए के नेता हैं, वो जश्न मना रहे हैं और नीतीश कुमार के जो है मुख्यमंत्री आवास जो है बड़े नेता पहुंच रहे हैं, एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं वो बारी बारी से मिल रहे हैं और एनडीए के तमाम नेताओं के बीच जो है वो खुशी है, वो जश्न का माहौल है और जाहिर तौर पर जिस तरह की जो है रिजल्ट आया है वो जश्न मनाने का है। और ये आरजेडी के लिए एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है कि आखिर उसके वोट बैंक में इस तरह से सेंधमारी हुई है तो आखिर क्यों हुई है और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।